तेरे बिना जिंदगी के कोई शिकवा तो नहीं। पुकार का नाम हमारा आसन है और करीब 4 पीढ़ियों से हम लोग बांसगांव में। और 1985 को हमारा रजिस्ट्रेशन है। तो पहला 10 साल केवल काम कीजिए पैसे के, दूसरा 10 साल जो है जितना काम उतना पैसा, और अंतिम 10 वर्ष में पैसा ही पैसा। प्रत्यावर्तित को प्रत्यास्थापन समझ लेना। हमारे बार काउंसिल के मेंबर मूलभूत बातों को कभी रखते नहीं। कभी संघर्ष, धैर्य, उद्देश्य के प्रति समर्पण है तो सफलता आपके कदम चूमेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, आज हमारे साथ मेहमान के रूप में राजेंद्र कुमार त्रिपाठी जी हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन के प्रारंभिक चरण में अध्यात्म साधना, ज्योतिष, धर्म और तमाम सारे धर्म ग्रंथों को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहता था और स्वीकार किया भी, लेकिन कहीं न कहीं से वो विधि के क्षेत्र में जब अपने आप को स्थापित किया तो पूरी तरह से विधि का होकर रह गया। तो ऐसे व्यक्तित्व का हमारे साथ यहाँ उपस्थित होना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि हमारे दर्शक ऐसे व्यक्तित्व के जीवन के अनुभव का लाभ प्राप्त करेंगे। तो हम बातचीत करेंगे त्रिपाठी जी से, बाकी उनके जीवन वृत्त पर बात करेंगे, विधि के क्षेत्र में आपने जो भी कार्य किया है उनके सिद्धांतों पर बात करेंगे और भी तमाम सारी बात करेंगे। तो तिवारी जी, आपका सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपका जन्म स्थान है और जो आपके माता पिता हैं उनके बारे में ज़रा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी, हम मूल निवासी तो एक सरेया तिवारी गांव है, वहीं के हमारे पूर्वज रहे हैं और करीब 4 पीढ़ियों से हम लोग बांसगांव में दुर्गा मंदिर के पास हमारा मकान है। हमारे परिवार की पृष्ठभूमि कृषि रही है। हमारे पिताजी ज्योतिष और अध्यात्म के क्षेत्र में गहरी पैठ उनकी रही है। हमारे पिताजी का नाम श्री रामचंद्र त्रिपाठी। अच्छा। और आपकी माताजी? माताजी का नाम सावित्री देवी है। अच्छा। और भगवान की कृपा है कि दोनों लोगों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। अच्छा। नहीं, बहुत आपकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो कहाँ से हुई थी? हमारी प्रारंभिक शिक्षा बांसगांव में ही हुई है। अच्छा। और चौखड़ी विद्यालय था प्रारंभिक प्राइमरी स्कूल, दुर्गा जी के मंदिर के पास, वहीं मैं पढ़ा। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज बांसगांव में हमने इंटर तक की पढ़ाई किया। अच्छा। फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय से हमने बीए किया और वहीं से LLB की डिग्री भी प्राप्त की। अच्छा। प्रैक्टिस में हम 12/10/1985 को हमारा रजिस्ट्रेशन है। अच्छा। और समझिए कि 1986 के शुरू में जनवरी से ही हम आ गए थे। अच्छा। आपके पिताजी कितने भाई हैं? हमारे पिताजी 3 भाई रहे हैं। अच्छा। सबसे बड़े भाई एक शंभूराम त्रिपाठी जी थे। अच्छा। जो बनारस में स्थायी रूप से बस गए। अच्छा। आज वो नहीं हैं। अच्छा। और हमारे पिताजी मझले हैं, उनसे छोटे जगदीश राम त्रिपाठी अध्यापक थे। अच्छा। तुलसीदास इंटर कॉलेज पड़रौना में, जो रिटायर होकर इस समय वो भी परिवार के साथ बांसगांव ही रह रहे हैं। अच्छा। और आपकी माताजी गृहिणी हैं? हमारी माताजी गृहिणी हैं। अच्छा। तो आप वकालत की जो पढ़ाई आपने किया, तो क्या आपके पिताजी की इच्छा थी कि आप वकालत करें, या आपकी अपने स्वतः स्फूर्त भाव से, या किसी मित्र की प्रेरणा से? कैसे, क्या कहानी है इसकी? वकालत के पेशे में तो मैं अपने पिताजी की इच्छा से ही आया। अच्छा। क्योंकि बचपन में पढ़ाई पीरियड में मेरा ध्यान संगीत और नाटक की तरफ था। अच्छा। ज़्यादातर जैसे विद्यालय में, प्रारंभिक विद्यालय में प्रोग्राम होते थे, उसमें भी पढ़ाई के साथ साथ मैं बढ़ चढ़ के भाग लेता था। अच्छा। लेकिन मेरे मन में कहीं न कहीं संगीत के प्रति आस्था थी और आज भी संगीत मेरी हॉबी है। लेकिन कभी कभी हमको लगता है कि 38 साल की वकालत हो जाने के बाद भी, और जैसा कि लोग कहते हैं कि शायद मैं एक सफल वकील हूँ, मैं अपने बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, बिल्कुल हैं आप, जो है लोग कहते हैं, और जो लोग कहते हैं वही बेहतर माना जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज भी मेरा मन वकालत के पेशे में 100% नहीं रमा है।
भले ही लोग कहते हैं कि मैं एक सफल वकील। नहीं, आप निश्चित रूप से दीवानी कचहरी बांसगांव के एक सफल वकील हैं। और तो आपका जो दाम्पत्य जीवन है कब से शुरू हुआ था? हमारा दाम्पत्य जीवन 27 जून 1982 से शुरू हुआ। की पत्नी गृहिणी है और सेवा में कहीं? नहीं, गृहिणी है। अच्छा, क्या नाम है उनका? राधा त्रिपाठी नाम है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बड़े हैं और लड़के, और बच्ची हमारी सबसे छोटी है। एक लड़का तो सेवा में है। अच्छा। नोएडा में नौकरी करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बहू भी कैनरा बैंक में। अच्छा, वो भी सेवा में है? सेवा में है जी। अच्छा अच्छा। और दूसरा लड़का आपका? दूसरा लड़का सौरभ त्रिपाठी है, जो तैयारी कर रहे हैं सिविल वो विधि के क्षेत्र में ही है वो भी? हाँ जी, विधि के क्षेत्र में। अच्छा अच्छा। लेकिन पार्ट टाइम हमारे साथ भी बैठते हैं। अच्छा अच्छा। और सबसे छोटी बच्ची पढ़ाई कर रही होगी? बच्ची है, पढ़ाई उसकी भी लगभग पूरी है, तैयारी कर रही है। अच्छा। MA BEd है वो, और सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी। अच्छा अच्छा। तो आपका एक संयुक्त परिवार है कुल मिलाकर? जी, संयुक्त परिवार है। तो अगर मैं आज के डेट में मैं ये आपसे जानना चाहूँ कि संयुक्त परिवार कितना उपयोगी है हमारे समाज में, क्या कहेंगे आप? देखिए, संयुक्त परिवार तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि संयुक्त परिवार से बेहतर कोई परिवार नहीं है। मैं अपने बच्चों के साथ शिक्षा के नाते गोरखपुर रहता हूँ। गोरखपुर में छोटा सा आवास भी हो गया है, और हमारे छोटे भाई बांसगांव रहते हैं। लेकिन आज भी सुख दुख में या किसी भी फंक्शन में या किसी भी उत्सव पर जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है तो जो खुशी महसूस होती है वो किसी दौलत से हासिल नहीं की जा सकती। तो ज्योतिष के क्षेत्र में कितना आपका जो है, मान लीजिए आपको तो संस्कारों में मिला है, कितना उपयोगी है हमारे जीवन में ज्योतिष? उपयोगी कई पॉइंट ऑफ व्यू से है। पहली चीज़ तो एक ज्ञान है, बिल्कुल, और जन कल्याण का भाव उसमें भी है। ज्योतिषी बिजनेस भी बड़े अच्छे ढंग से अपना चला सकता है, पवित्रता से काम करते हुए। कभी मेरे मन में ये इच्छा भी करती है कि वकालत को छोड़ के ज्योतिष वाला काम शुरू करूँगा। बहुत ही आधुनिक ढंग से। धर्म को अगर अंगीकार किया जाए विधि के क्षेत्र में तो हमें लगता है कि न्याय निर्णय तो और बेहतर तरीके से होगा। जब इंग्लिश कॉमन लॉ नहीं था, उसके पहले की बात बता रहे हैं, जब राजा लोगों का युग था, तब भी राजा जो है अपने बिस्तर पर ही बैठ के अपने बड़े लड़के को एक जबानी वसीयत कर देता था कि यही इसके बाद राजकुमार होगा। और बाद में इंग्लिश कॉमन लॉ हुआ, फिर अपनी भारतीय जो है न्याय पद्धति आई। इसमें भी देखिए जो भी उत्तराधिकार के नियम हैं उसमें सबसे पहले यही लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति निर्वसीयती मर गया हो तो उसके उत्तराधिकार का क्रम ये होगा। बिल्कुल बिल्कुल। निर्वसीयती शब्द इसलिए डाले कि अगर वसीयत किया है तो सारे उत्तराधिकार के क्रम गौड़ हो जाते हैं। वसीयत वाले को प्रथम मान्यता मिलती है। तो ये वसीयत का कंसेप्ट जो है हमारे आध्यात्म क्षेत्र से या हमारी हिंदू संस्कृति में ही छिपा हुआ था। बिल्कुल, जो प्राचीन मतलब राज पद्धति में था, और उसी का परिष्कृत स्वरूप विधि है। जी, उसी का परिष्कृत स्वरूप है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे के सामने तो पूरा जिला था गोरखपुर, लेकिन बांसगांव की मुंसफी को आपने क्यों चुना? 2-3 कारण थे। पहला कारण ये था कि हमारे पिताजी पहले नौकरी करते थे रजिस्ट्रार कानूनगो की उन्नाव में। अच्छा। तो हमारे बाबा की तबीयत ख़राब हो गई, तो उस समय उन्हें नौकरी छोड़ के आना पड़ा। तो उन्हें सर्वे का नॉलेज वहीं से था। अच्छा। तो यहाँ के अत्यंत ही वरिष्ठ और सम्मानित अधिवक्ता श्री जटाधारी लाल जी के पास वो सहायक के रूप में बैठना शुरू कर दिए। अच्छा। और वहाँ उन्होंने अपने उस सर्वे ज्ञान का विकास किया। बहुत सारे नए अधिवक्ता भी अच्छा आप मिलेंगे वहाँ, अगर पूछेंगे तो सारे अधिवक्ता जो बड़े बड़े आज हैं, सब लोगों ने कभी न कभी उनसे सर्वे के बारे में कुछ न कुछ राय लिया है। अच्छा। तो वो चीज़ें हमको पैतृक मिली थी। अच्छा। दूसरी चीज़, बांसगांव के हम लोकल थे और नई जगह पर स्थापित होने में संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता। बिल्कुल। और बांसगांव में सहज उपलब्ध था, लोगों का प्रेम था। बिल्कुल। अधिवक्ताओं से पूर्व परिचय भी था हमारे परिवार के लोगों का। तो इस नाते हमने तत्कालीन परिस्थितियों में इसको ज़्यादा उचित समझा। बांसगांव को भी आपने जो है। अच्छा, जिस समय हमने वकालत शुरू किया उस समय वकीलों का क्रेज़ बहुत ज़्यादा था। एक गार्जियन का सपना होता था कि हमारा बच्चा वकील हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ और हमारे सीनियर कहा करते थे कि वकालत के पैसे को आप 3 पार्ट में बांट सकते हैं। अच्छा। पहला पार्ट, जैसे मान लीजिए 30 साल में आपने बांटा, तो पहला 10 साल ये है कि आप केवल काम कीजिए पैसे की तरफ,
मत देखिए। दूसरा 10 साल जो है जितना काम उतना पैसा, और अंतिम 10 वर्ष में सिर्फ बैठिए, पैसा ही पैसा, काम तो जूनियर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर पहले 10 साल को हम जिम्मेदारी से जी लिए तो आगे का रास्ता कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल ये नई पीढ़ी के लिए एक शिक्षा है। अनुभव तो अपनी जगह है। क्लाइंट जो आते हैं, जैसे मान लीजिए, तो एक उम्मीद लेकर आते हैं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी चीज़, हम अपने जूनियरों के बल पर ही काम करते हैं, लेकिन उम्मीद तो हमसे रखता है क्लाइंट। एकदम एकदम। जो सेना नायक होता है, इसलिए चाणक्य ने लिखा है ना कि आलस्योपहते विद्या पर हस्ते गतम धनम अल्प बीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्य मनायकम, कि आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है, कम बीज से खेत का नाश होता है, ठीक है। और सेना नायक अगर धराशायी हो जाए तो पूरी सेना बेकार हो जाती है। कि पिताजी सर्वे के माहिर थे जी, सर्विस थी कानूनगो की। अच्छा, उसमें ये सब चीज़ें, हाँ, वो ये चीज़ें थी उसमें, ये चीज़ उस समय हमारा ख्याल है जब वो आए थे 75 में नौकरी छोड़ के, तो उस समय पूरे प्रदेश में चकबंदी चल रही थी। अच्छा। तो बहुत सारे सर्वे प्लाटों के होते थे। अच्छा अच्छा। तो उस दौरान भी उस कार्य करने का अनुभव। तो ये तो शुद्ध रूप से जो है, हमें लगता है कि राजस्व का मामला होता होगा। हाँ, सर्वे देखिए थोड़ा बहुत सिविल में भी है। अच्छा। कभी कभी किसी प्लाट नंबर से हम कोई मुकदमा करते हैं। अच्छा। तो उसमें प्लाट का लोकेशन होता है। अच्छा। कि हम ये प्ली लेके आते हैं कि प्रतिवादी ने कुछ निर्माण कर लिया उसमें। अच्छा। तो कैसे सिद्ध होगा? तो सर्वे से पहले उसका लोकेशन होगा। अच्छा। कि कितना वो प्लाट है, और उसमें वो निर्माण भी चिन्हित हो जाएगा कि कितना घुसा है। अच्छा। तभी उसका डिमोलिशन हो पाएगा। अच्छा। तो सिविल में भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा अच्छा। तो सर्वे की प्रक्रिया जो है सिविल में जी कितना महत्वपूर्ण योगदान होती है न्याय निर्णयन में? जो सर्वे है, सर्वे रिपोर्ट जो आपकी आती है, सर्वे रिपोर्ट जो है, जहाँ भी मैंने जो शुरू में बताया कि नंबर से मुकदमे हैं। अच्छा। किसी प्लाट नंबर का विवाद है तो वहाँ सर्वे मस्ट है। अगर सर्वे नहीं होता है तो मान लें आपका दावा डिक्री हो गया, सर्वे नहीं हुआ, फिर डिमोलिशन की अगर नौबत आई तो डिमोलिशन के लिए जब आप जाएंगे तो किस आधार पर आपके उस प्लाट पर, स्पेसिफिक प्लाट पर कोर्ट कब्जा दिलाएगी आपको? फिर एक सर्वे की कार्रवाई होगी। या अगर सर्वे नहीं होता है तो सही ढंग से मतलब निष्पादन हो नहीं पाएगा। मान लीजिए दावा किए और हमने एक सीधी सादी चौहद्दी दे दिया, ABCD चौकोर, लेकिन जब सर्वे हुआ तो टेढ़ा निकला। तो आइडेंटिफाइबल का एक इशू बनता है कि अच्छा। वेदर द लैंड इन सूट इज आइडेंटिफाइबल आर नॉट। तो उस इशू का जब डिस्पोजल होता है तो हम प्लेंट में एक नक्शा बना के आए हैं दूसरे मतलब आकार का, और सर्वे बन के आया है दूसरा, तो हम अपने उस केस को सिद्ध करने में असफल हो जाते हैं। इस पर भी अदालतें हमारे सूट को खारिज कर देती हैं। तो बेहतर ये है इस पेशे में कि अगर हम शुरू में कोई मुकदमा कर रहे हैं तो या तो उस स्थल का मौका देख लें, एक नक्शा स्वयं बना लें, या हमारा जो वादकारी आता है वो सही नक्शा बना के दे, उसकी लंबाई चौड़ाई दे। अच्छा। तो ज़्यादा बेहतर होता है, सफलता की उम्मीद तब ज़्यादा रहती है उसमें। अच्छा अच्छा। अच्छा, दीवानी मामलों में अक्सर ये देखा जाता है, जैसे मामले खारिज होते हैं तो लोग रिकॉल शब्द जी यूज करते हैं। जी जी जी। दावे को पुनः प्रत्यावर्तित कराना। जी जी जी। लेकिन प्रत्यास्थापन की भी बात आती है, रेस्टिट्यूशन कहा जाता है, रिकॉल कहा जाता है, तो सेटिंग असाइड की बात कही जाती है। तो ये क्या है जो है? देखिए, दोनों शब्दों में दो मूलभूत अंतर है। जो रेस्टिट्यूशन की बात आपने कहा है, ये इसके लिए प्राविजन है धारा 144 CPC में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें अगर आदेश जी अपील में, रिवीजन में इस तरह के कोई वहाँ अगर मतलब आदेश चेंज हो जाता है और उसके पहले एग्जीक्यूशन हो चुका है तो कोर्ट पुनः उसे रेस्टिट्यूट करेगी और पूर्व स्थिति में। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कोई आदेश आपको सुने बिना हो गया या आप उस डेट को नहीं है कोर्ट में, तो आदेश हो गया आपके खिलाफ, तो उसको आप रिकॉल देते हैं कि पुनः उसकी सुनवाई किया जाए, और एक ग्राउंड देते हैं अपने एप्लीकेशन में। अगर मान लीजिए आपके विरुद्ध एक पक्षीय आर्डर हो गया, तो 9 रूल 7 में देंगे एप्लीकेशन, और एक गुड काज आपको शो करना है। लेकिन अगर डिक्री हो गया मुकदमा तो 9 रूल 13 में देंगे, उसमें सफिशिएंट काज आपको देना है।
अच्छा अच्छा, मतलब गुड काज और सफिशिएंट काज का भी अंतर होता है। सब्स्टिट्यूशन वहाँ होता है जहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, जैसे कोई वादी या प्रतिवादी, उसकी दौरान मुकदमा मृत्यु हो गई है, तो वादी अगर मरा है तो आदेश 22 नियम 3 में उसके जो भी विधिक प्रतिनिधि हैं वो स्वयं आकर के न्यायालय में एप्लीकेशन विद इन लिमिटेशन देते हैं। विदाउट लिमिटेशन भी दे सकते हैं, तो वहाँ धारा 5 अच्छा, नियाद अधिनियम का लाभ मांगते हैं। मान लीजिए कोई मर गया और 90 दिन तक सब्स्टिट्यूशन की कार्रवाई नहीं हुई तो दावा अबेट कर जाएगा। अच्छा, चाहे वादी मरे चाहे प्रतिवादी मरे। वादी अगर मरता है तो फुल दावा अबेट कर जाएगा, एक ही अगर वादी है। अगर वादी कई हैं और एक वादी के मरने के बाद भी वाद करने का कारण शेष बचा है तो मुकदमा चलेगा, सिर्फ उसके मतलब विरुद्ध अबेट माना जाएगा। अच्छा, प्रतिवादी अगर मरता है, मान लीजिए कई प्रतिवादी हैं, एक मर गया तो उसके विरुद्ध अबेट कर जाएगा, शेष के विरुद्ध चलेगा। सेटिंग असाइड का मतलब है कि उस चीज़ को पुनः पूर्व स्थिति में ले आ दिया जाए, उसे ख़त्म कर दिया जाए, मनसूख कर दिया जाए। मनसूख कर उसे जो कॉमन शब्द उर्दू का चलता है अदालतों में कि मनसूख, अच्छा, हम लोग कहते हैं व्यवहार की भाषा में एक तरफा मनसूखी, अच्छा, उसकी एप्लीकेशन है। बिल्कुल, लेकिन वही मतलब एक पक्षी आदेश सेट असाइड कर दिया जाए, उसे सेटिंग असाइड होता है, जी, अपास्त कर दिया जाए, हाँ। खत्म कर दिया जाए। दावा जो खारिज है वो रिकॉल होता है, प्रत्यावर्तित होता है, और अपील और रिवीजन में अगर कोई निर्णय बदला जाता है तो रेस्टिट्यूशन होता है। हमारे दर्शक जो है इस चीज़ को जो है बहुत आसानी से इसको समझ लेते हैं ना, जैसे जो किताब में लोग पढ़ते हैं तो वो चीज़ उतनी आसानी से समझ में नहीं आती। हम ही लोग जब लॉ की पढ़ाई कर रहे थे तो प्रैक्टिकली ये समझना कठिन था, लेकिन अदालत में आके जब उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो बातें जो है क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, निर्णय और डिक्री की अगर हम बात करें, जी जी जी, तो निर्णय जो है की स्थिति कब आती है किसी मामले में, कब ऐसा अवसर आता है कि जब उसमें न्यायालय अपना निर्णय सुनाती है, जजमेंट देती है? देखिए, प्रोसीजरल जो लॉ है, सीपीसी पॉइंट ऑफ व्यू, जो सिविल के संबंध में ही मैं बता रहा हूँ, तो निर्णय की कई स्थितियाँ बनती हैं। पहली स्थिति यह बनती है कि अगर प्रतिवादी हाजिर होने के बाद गायब हो गया है तो एक पक्षी निर्णय भी न्यायालय सुना देगी। दूसरी स्थिति यह बनती है, एक ऑर्डर 8 रूल 1 है, अच्छा, जिसके जिसके अंतर्गत आपको प्रतिवाद पत्र दाखिल करने का एक समय होता है, जैसे न्यायालय में 30 दिन अब है 2002 के अमेंडमेंट के बाद। अच्छा, और अगर उस 30 दिन का समय कोर्ट किसी परिस्थिति में बढ़ाती है तो अधिकतम 90 दिन तक कर सकती है। अच्छा, उसके बाद वो मैंडेटरी प्रोविजन है, उसके बाद कोर्ट चाह के भी टाइम नहीं दे सकती है। अच्छा, अच्छा, हाँ, तो उसके बाद भी आपने WS मतलब प्रतिवाद पत्र नहीं दिया तो कोर्ट आदेश 8 रूल 10 जो है, 8 रूल 1 और 10 दोनों में यही बातें हैं लगभग, अच्छा, उनके अंतर्गत तुरंत जजमेंट भी सुना सकती है। अच्छा, 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 तो और तीसरी स्थिति मेरिट क्या है कि जब मेरिट पर मतलब गुण दोष पर मुकदमे में साक्ष्य आ गए तो भी जजमेंट होता है। एक जगह और होता है, जैसे आदेश 17 नियम 3 है, तो उसमें ये है कि अगर साक्ष्य देने का अवसर आपको दिया गया और भरपूर अवसर आपने लिया, अब तो 3 टाइम के लिए है कि 3 बार जजमेंट दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा अमेंडमेंट के बाद। अच्छा, उसके बाद भी आप अपना साक्ष्य नहीं दिए तो कोर्ट 17 नियम 3 में भी मुकदमा डिसाइड कर देगी। अच्छा, आपके बुजुर्ग, तो यही मतलब सीपीसी में 4 स्थितियाँ ऐसी हैं, अच्छा, जिनमें निर्णय जो है हो जाते हैं। अच्छा, तो निर्णय के बाद जो स्थिति आती है वो है आज्ञप्ति की, आज्ञप्ति की है जी, जो डिक्री है। डिक्री तो डिक्री की क्या स्थिति है, क्या है डिक्री? डिक्री की ज़रूरत हमारे समझ से जो पड़ती है वो मोस्टली अपील करने के लिए पड़ती है। अच्छा, आप जैसे मान लीजिए एक पक्षीय निर्णय हो गया, अच्छा, तो डिक्री न भी लें, निर्णय की कॉपी ले लें तो भी आपकी गाड़ी चल जाएगी, काम चल जाएगा। अच्छा, लेकिन डिक्री में कितने वादी और प्रतिवादी हैं उनका एक प्रोफार्मा बनता है। अच्छा, अच्छा, और कोई आदमी अगर डिक्री देखेगा और जो भी जजमेंट होता है उसका ऑपरेटिव पोर्शन भी डिक्री में दर्ज होता है, तो अगर डिक्री आप देख लें तो उससे पूरे मुकदमे में क्या है वो आप आराम से समझ जाएंगे। अच्छा, जब निर्णय पारित होते हैं, चाहे किसी भी तरह के निर्णय हों, तो कोर्ट सो मोटो उसकी एक डिक्री बनाती है। अच्छा, अगर आर्डर के विरुद्ध कोई अपील होती है तो एक जैसे जनरल प्रक्रिया है कि लोग एप्लीकेशन देते हैं कि हमें अपील करना है, उसकी फार्मल डिक्री बनाया जाए, लेकिन ये है कि कोर्ट को स्वयं बना देना चाहिए। एप्लीकेशन हम लोग दे देते हैं क्योंकि अपील करने के लिए डिक्री की ही आवश्यकता होती है।
अच्छा अच्छा, तो इसके बाद प्रक्रिया आती है निष्पादन की। जी जी जी। आर्डर 21 बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है जो है सीपीसी में जो है। तो निष्पादन की क्या स्थिति है, क्या है उसकी प्रक्रिया? निष्पादन की स्थिति ये है कि जैसे तमाम तरह के मुकदमे होते हैं, आपने बंटवारे का मुकदमा किया अपने मतलब शेयर को अलग करने के लिए, तो एक फाइनल डिक्री बनी। पहले प्रारंभिक डिक्री होती है, फिर फाइनल डिक्री होती है। फाइनल डिक्री में एक नक्शा बनेगा, फाट बनेगा, आपको एक स्पेसिफिक लैंड 1/3, 1/2 जो भी आपका दावा डिक्री है वो दिया जाएगा। अब मान लीजिए उस पर आपका पोजीशन नहीं है या प्रतिवादी ने पोजीशन नहीं दिया, तो एग्जीक्यूशन के लिए आप कोर्ट में आएंगे। इंजंक्शन सूट है, इंजंक्शन और डिमोलिशन दोनों का, तो उसमें मान लीजिए प्रतिवादी का अवैध निर्माण नहीं हटा है, उसके लिए आप आएंगे। अगर मान लीजिए इंजंक्शन सूट प्योर है और डिक्री के बाद प्रतिवादी ने कुछ रख दिया विवादित भूमि में, अच्छा। आपकी डिक्री शुदा ज़मीन में, तो उसके लिए भी निष्पादन ही उपाय है। तो निष्पादन की प्रक्रिया आर्डर 21 में बहुत ही मतलब विस्तृत और व्यापक ढंग से दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मनी सूट अगर है तो उसके लिए आर्डर 21 नियम 1 के अंतर्गत है। अच्छा। और अगर इंजंक्शन सूट और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है या कंजुगल राइट का है, तो अच्छा। ये सब चीज़ें आपको आर्डर 21 रूल 32 के अंतर्गत कवर होती हैं। अच्छा अच्छा। तो आप तो निष्पादन के अवसर पर अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ कहना चाहे, जी जी, निष्पादन के अवसर पर कोई आपत्ति करना चाहे जी पक्षकार, जी जी, तो क्या आपत्ति कर सकता है निष्पादन? देखिए अगर पक्षकार ही आपत्ति करना चाहे तो अच्छा। धारा 47 बनी हुई है सीपीसी में, जिसके अच्छा। अंतर्गत वो आपत्ति देगा। अच्छा। और धारा 47 में ये भी है कि डिक्री के निष्पादन, तुष्टीकरण, अच्छा और उसकी मतलब संपूर्णता से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, अच्छा। उनका निर्धारण निष्पादन न्यायालय ही करेगी। अच्छा अच्छा। तो उसमें आप कोई भी आपत्ति उठा सकते हैं जो लीगल हो, जैसे कि डिक्री नल्टी है, मतलब अच्छा। किसी मृतक के विरुद्ध पारित कर दी गई है, डिक्री फ्रॉड से ली गई है और फ्रॉड सिद्ध करने के प्राइमा फेसी आपके पास पर्याप्त आधार हैं, तो इन मामलों को धारा 47 में आप उठाएंगे तो कोर्ट अगर चाहे संतुष्ट हो जाएगी तो आपके उस निष्पादन को रोक देगी। अच्छा अच्छा, मतलब निष्पादन के अवसर पर भी हाँ जी, आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार है। अधिकार है। ये स्वयं अपने तो उसके लिए केवल एक ही प्राविधान है धारा 47 अच्छा पार्टी के लिए, लेकिन अन्य व्यक्ति भी कभी कभी रोक देते हैं। अच्छा, उनके लिए भी सीपीसी में प्राविजन है, जैसे आर्डर 21 नियम 26 है, उसके अंतर्गत तो पार्टी अगर कहीं निष्पादन के विरुद्ध कोई अपीलीय न्यायालय से स्टे वगैरह लाना चाहती है निष्पादन को रोकने के लिए तो जा सकती है। अच्छा। और उसके लिए कोर्ट उसको पर्याप्त समय देगी। अच्छा अच्छा। और कोई तीसरा व्यक्ति अगर निष्पादन रोकना चाहता है तो तीसरा व्यक्ति कौन हो सकता है? जैसे मान लीजिए डिक्री के निष्पादन में जो संपत्ति निष्पादित होनी है उसमें आपका कोई इंटरेस्ट है, आप तीसरे व्यक्ति हैं, उसमें पार्टी नहीं है, आपने कोई रेगुलर सूट सिविल कोर्ट में फाइल किया है, वो रेगुलर सूट मान लीजिए चल रहा है, तो जब तक आपके सूट का निस्तारण न हो जाए तब तक उस एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए आप आर्डर 21 नियम 29 के अंतर्गत आवेदन पत्र देंगे कोर्ट से। और अगर कोर्ट आपकी बातों से संतुष्ट होती है, आप अपने उस मुकदमे की नकल प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं कि जिस ज़मीन की डिक्री हुई है तो अच्छा। तथ्यों को छिपा के की गई है और उसी ज़मीन के बारे में चौहद्दी या जो भी मतलब चीज़ें हो आप अपना दिखाते हैं, अब बताते हैं कि एक विवाद और विचाराधीन है। अच्छा। तो ऐसी परिस्थितियों में अदालत जो है निष्पादन को रोक देगी जब तक उस नए सूट का या जो भी चल रहा है मतलब फाइनल उसका निस्तारण जब तक जी, नहीं हो जाता है तब तक जो है। तो यही प्राविजन है। नहीं ये अच्छा, चूँकि आप बांसगांव सिविल कोर्ट में वकालत करते हैं और तहसील स्तर पर आपका जो है ये कार्य जो है संपादित होता है, तो इस स्तर पर दीवानी के किस तरह के मामले अधिकांशतः आते हैं आप लोगों के पास? जैसे बांसगांव के स्तर पर तो 2-3 नेचर के ही केस आते हैं। सबसे ज़्यादा तो इंजंक्शन के सूट आते हैं। अच्छा। कोई आदमी अतिक्रमण कर लिया हमारी ज़मीन में तो हम आ गए कोर्ट में। अच्छा। और पार्टीशन के भी आते हैं, आबादी से संबंधित जो भी पार्टीशन होंगे। अच्छा। और इस समय मुकदमों की बाढ़ कुछ आई है, ये जो कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं। आजकल समाज में बहुत ही नैतिक पतन हुआ है। बिल्कुल। माता पिता के प्रति बच्चों की सोच या संस्कारहीनता कहिए
कि देहातों में ऐसा भी होता है कि एक लड़का अगर कमा रहा है तो माता पिता से संपर्क तोड़ दिया। तो आमतौर से जो बूढ़े लोग हैं जिनके पास अचल संपत्तियां हैं वो उनको जो है अपने उत्तराधिकार से वंचित कर देते हैं, और जो लड़का सेवा कर रहा है उनको वसीयत कर दिए। अब मान लीजिए वो बड़ा लड़का जो नहीं पाया वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा और कहता है कि वो तो नाराज़ होकर कर दिए। तो पैसा है, उसमें आपको करना है, बता तो हम लोग देते हैं कि भाई देखिए इसमें सफल होने की 1% उम्मीद नहीं है। तो जितनी तत्परता व्यक्ति कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के टाइम में दिखाता है, अगर उतनी तत्परता माता पिता की सेवा में वो दिखावे तो हमें लगता है कि इसकी नौबत आएगी। एकदम अपने अनुभव के आधार पर ये व्यक्तिगत मत है कि आज हम जो भी हैं अपने माता पिता की देन है। चाहे जिन भी परिस्थितियों में उन्होंने हमें तैयार किया है, और उस समय उन्होंने हमारी उंगली थामी जब हम चल नहीं पाते थे। बिल्कुल। तो हमें चाहे खराब स्थिति हमारी हो चाहे अच्छी स्थिति हो, आज अगर वो चल नहीं पाते हैं तो हमें उनकी उंगली थामना पड़ेगा। बिल्कुल। और संस्कार भी यही कहता है, धर्म भी यही कहता है, और हमारी आत्मा भी यही कहती है। अगर मान लीजिए कोई आदमी गलत करता है तो कहीं ना कहीं आत्मा की आवाज़ उसे कचोटती है। बिल्कुल। वो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि वो चैन से रहता नहीं है। थोड़ा सा एक अधिवक्ता हितों पर अधिवक्ताओं की समस्याओं से जुड़ा हुआ एक प्रश्न मैं अक्सर सबसे करता हूँ। संभवतः जब अधिवक्ता अधिनियम बना होगा तो उस समय अपने यहाँ जिलों की संख्या बहुत कम रही होगी, अधिवक्ताओं की भी संख्या कम रही होगी। जी जी। तो उस हिसाब से उस समय बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में 25 सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था बनाई गई। जी जी जी। लेकिन आज की स्थिति बदल गई है। आज 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, 4 लाख के आसपास अब अधिवक्ता हैं। दूसरा सवाल कि जो नए अधिवक्ता आते हैं उनको भारी भरकम फीस रजिस्ट्रेशन के नाम पर ली जाती है। तो क्या कहेंगे आप इन दोनों मुद्दे पर? देखिए, पहला मुद्दा जो आपने संख्या बढ़ाने वाली बात कहा, तो मैं आपके विचार से 100% सहमत हूँ, क्योंकि हर जिले का एक प्रतिनिधि होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी चीज़ जो आपने फीस के बारे में कहा है, हम लोग अधिवक्ता कल्याण निधि में 10 रुपया एक वकालतनामे पर देते हैं। बांसगांव जैसी छोटी जगह पर 200 अधिवक्ता हैं और सीधे सीधे 10,000 रुपया बांसगांव से जा रहा है। 7,000 अधिवक्ता गोरखपुर में है। इस तरह से 75 जिलों में कितने अधिवक्ता हैं, कितना फंड भैया तुम लोगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद उस नया बच्चा जो पता नहीं किस परिस्थिति में पढ़ के आता है, 15,000 आप फीस रख दिए, किस बात की फीस रख दी? बिल्कुल बिल्कुल। 20,000 25,000। मेरा विचार है कि कहे है ना कि नॉमिनल रखें, तो मैं यही समझता हूँ कि फार्म का जो दाम छपाई का है वही उनको रखना चाहिए। 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया अधिकतम। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक टोकन अमाउंट होना चाहिए। क्योंकि कल जब वो रजिस्टर्ड होके आएगा तो आप ही को तो टैक्स देगा 10 रुपया हर वकालतनामे पर। देता ही है। तो ये तो वास्तव में बहुत ही अभी एक फरमान जारी हुआ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से कि न्यायालयों में काली कोट पहन करके जो अधिवक्ता घूम रहे हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई थी। सारे नए बच्चे आए हैं कचहरी में और काम भी करते हैं, लेकिन अगर वो वास्तव में किसी कोर्ट में वकील के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं, किसी वकालतनामे में दस्तखत कर रहे हैं, तब तो गलत है। तब तो गलत है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो केवल अनुभव ले रहे हैं और ले रहे हैं तो इस श्रम करके और धन अर्जित कर रहे हैं तो ये तो उनका अधिकार है। उन्हें खोज के कचहरी से बाहर करना तो बहुत ही मतलब अप्रासंगिक और बहुत ही मतलब। और अच्छा, एक जो नया अधिवक्ता है जब सिविल की प्रैक्टिस करने आता है तो कितना अच्छा उसका भविष्य है सिविल में, क्या कहेंगे आप? देखिए, अब जो वर्तमान अदालतें आई हैं उनमें अपवाद अगर छोड़ दिया जाए तो न्याय नहीं कर रहे हैं, डिस्पोजल कर रहे हैं। एक सब्स्टिट्यूशन अलाउ करेंगे तो 1/10 कारगुजारी मिलती है। 10 सब्स्टिट्यूशन अलाउ कर दिए, 1 दिन की कारगुजारी उन्हें मिल गई, बाकी मुकदमे गए। हम लोग कोर्ट में खड़े होते थे, इंजंक्शन सूट में तुरंत इंजंक्शन मिल जाता था। आज इंजंक्शन नहीं मिलता है तो थानेदार बैठ के न्याय कर रहा है, थानों पर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सिर्फ कोर्ट अदालतों की उदासीनता के नाते। तो कभी कभी नए अधिवक्ताओं के प्रति एक मतलब व्यथा मन में महसूस होती है कि वो बेचारा क्या रिलीफ दिलाएगा। आज एक और ट्रेंड आया है जो बड़ा ख़राब है। ख़राब इसलिए है कि लोगों के मन में एक धारणा बन गई है कि अगर हम हाई कोर्ट से डायरेक्शन ले देंगे तो हमारा मुकदमा जल्दी निस्तारण होगा। अब आज डायरेक्शन की हालत यह है कि प्रतिदिन कोर्ट में 25 से 30 मुकदमे डायरेक्शन वाले रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो डायरेक्शन वाले मुकदमों में कोर्ट पहले देखती है क्योंकि उसकी रिपोर्ट उन्हें देनी है। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या समझिए कि
24 दिन तो कचहरी चलती है, तो 20 दिन ऐसा होता है कि डायरेक्शन वाली फाइल चलती ही है, बाकी फाइल ऑन डेट लग जाती है। अच्छा 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 अच्छा। तो इसी बात के लिए हमारे बार काउंसिल के मेंबर हैं, लेकिन इन मूलभूत बातों को कभी रखते कभी नहीं रखते हैं। तमाम सारी बातें हम लोगों ने किया वैदिक क्षेत्र में। जीवन में जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं जी, कितना महत्व देते हैं आप? देखिए, मैत्रीपूर्ण संबंधों का हर व्यक्ति का अपना अपना अनुभव है। कुछ लोगों का अनुभव उसमें अच्छा है, कुछ लोगों का खराब है। अगर वास्तविक मैत्री है कृष्ण और सुदामा की तरह, बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि मैत्री संबंधों से बड़ा कोई संबंध नहीं होता है। नहीं, कई मित्रवत संबंधों के बारे में भगवान राम ने किष्किंधा कांड में कहा है कि देत लेत मन संक न धरई, जी, बल अनुमान सदा हित करई, विपत काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुणेहा। भगवान ने कहा है कि मैंने क्या दिया, और तीनों लोग देने जा रहे थे, लेकिन सुदामा के पास क्या था? उस चावल के अलावा कुछ भी नहीं था, और सुदामा ने उसके बदले में उन्हें अपना पूरा जहां दे दिया। इसीलिए सुदामा का त्याग जो है भगवान कृष्ण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोगों के आध्यात्मिक गुरु, उन्होंने प्रथम शिक्षा ही हमको यही दिया कि सबसे पहले अपने हाथ को खोलो। बिल्कुल, उन्होंने कहा जिस दिन तुम्हारा हाथ खुल गया उस दिन रिफंड तुमको उससे ज़्यादा मिलेगा। तो हमारे धर्म में भी है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनत्व। तो परोपकार से बड़ा कोई मतलब धर्म नहीं है। हमारे सीनियर भी थे जो आदरणीय श्री भगवान दयाल जी, बिल्कुल नया अधिवक्ता था। करीब एक गरीब आदमी आया, वो रोज़ जो है अंधा था, वो भीख मांगता था। अच्छा। तो उस समय हम लोग 5 रुपया रोज़ कचहरी में पाते थे, सीनियर देते थे। उस दिन हम समझ रहे हैं खिचड़ी का दिन था, अचानक कचहरी खुल गई थी, तो क्लाइंट वगैरह नहीं थे, तो हमने उसको डांट दिया। तो हमारे सीनियर सुन लिए। वो कभी भी किसी काम के लिए अपमानित नहीं करते थे, हमें धीरे से बुलाए, कहे राजन, पुकार का नाम हमारा राजन है। अच्छा। अंदर बुलाए, कहे सुनो, हम आए, तो कहे कि हम तुमको रोज़ कितना देते हैं? कहा कि 5 रुपया। तो कहे अभी जो आया था वो अंधा, वो कितना कमाता होगा? तो हमने कहा कोई 10 पैसा देता है, कोई 20 पैसा देता है। तो कहे मैं कितना देता हूँ? तो मैंने कहा 1 रुपया। 1 रुपया उस समय देते थे वो। तो हमसे पूछे कि बताओ मैं कितना कमाता होऊंगा? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम है। तो कहे अंदाज पर बताओ, कुछ बताओ। तो मैंने कहा लगभग 1000 रुपया आप ज़रूर कमाते होंगे मेरा। तो उन्होंने कहा ये बताओ अगर 1000 रुपया मेरी इनकम है, उसमें से 1 रुपया घट गया तो मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो मैं चुप था। तो उन्होंने कहा कि कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने कहा नहीं। फिर कहे कि वो आदमी जो दिन भर में 3 रुपया 3.5 रुपया कमाता है, 4 रुपया कमाता है, अगर उसका 1 रुपया वो ये उम्मीद करके आया है कि बड़का वकील साहब के पास हम जा रहे हैं और रोज़ वो हमको देते हैं, तो उसकी तो पूरी दुनिया बदल जाएगी, उसकी उस दिन की पूरी गृहस्थी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमारी पीठ पर ऐसा हाथ रखे और कहे अभी तुम्हारी उम्र कम है, जीवन में बहुत काम देगा, और कभी भी मतलब किसी गरीब को देख के या किसी भी ज़रूरतमंद को देख के मुँह मत मोड़ो। तुम्हारे पास जो भी है उसमें जो भी दे सको दे दो, जीवन में बहुत काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो हमें छोड़ के गए 2012 में, उस समय हमारे भी पैर में एक्सीडेंट हो गया था, टूट गया था। अच्छा। तो प्रैक्टिस एकदम समझ लीजिए कि ख़त्म हो चुकी थी। तो हमारे यही बच्चे, जो एक लड़का आपके सामने था राजेश सिंह, और 3-4 और 5-6 जूनियर हैं, कुल 7 अच्छा। जूनियर हमारे पास हैं, ये सारे मिल के उस चीज़ को संभाले, 3 महीने तक उस प्रैक्टिस को संभाले। और हमारे सीनियर ये भी कह गए थे कि देखो, कोई आदमी किसी को नौकरी देता है और कोई किसी के पेट पर लात मारता है। तो हम जितने लोगों को रखे हैं, 22 लोगों का स्टाफ था, उनको कहा कि किसी को हटाना मत, चाहे तुम्हें अपना सारा आय दे देना पड़े। उनकी मृत्यु हुई 2012 में। उसके बाद हमारे आध्यात्मिक गुरु मुश्किल से 1-2 महीने के बाद मिल गए। अच्छा। और हमको कभी कभी उनके में लगता है कि हमारे वही एक दूसरे रूप में हैं। उन्होंने कहा तिवारी जी, जब आप ठीक होंगे तो आपकी एक दूसरी पारी होगी और बहुत शानदार होगी, लेकिन आप मूलभूत इन शिक्षाओं को ध्यान में रखिएगा कि अपना 30% रखिएगा, 70% बांट दीजिएगा। ये बच्चे जो हमारी अनुपस्थिति में हमारी उस व्यवस्था को संभाले थे, उनको हमने गले लगा लिया और हमने कहा कि तुम इन परिस्थितियों में संभाले हो तो आजीवन के हमारे साथ ही तुम हो।
बिल्कुल। अभी वो बच्चे एकदम, अगर मैं उनसे प्राण अपना मांगूं दे देंगे। इस मामले में मैं भाग्यशाली हूँ। नहीं, अच्छा शिष्य पैदा करना अच्छा जो है भाई, जो संस्कार आपको मिला है वो संस्कार आप दे रहे हैं। तो आज भी वो बच्चे उसी तरह से चल रहे हैं, हंसते हुए। और नहीं, सामान्य जीवन में, सामान्य जीवन का जो व्यवहार, जैसे गोपाल दास नीरज की एक कविता है ना, कि कोई नहीं पराया अपना घर सारा संसार है, हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित है धूल भी, चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई सूल भी, सुख न तुम्हारा सुख केवल इसमें जग का भी भाग है, फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। तो आप जो है ना, संपूर्ण समाज की शोभा है ना, कि जब आप अपने परिवार से बाहर निकलते हैं तो एक पूरा समाज ही तो आपको मिलता है। इस मामले में मतलब ये कह सकते हैं आप कि मैं भाग्यशाली हूँ कि एक जो भी हमारा अपना स्टाफ मिला है, उनका भरपूर प्रेम हमें मिलता है, सम्मान मिलता है। जहाँ हम रहते हैं बांसगांव में भी, मतलब भाग्य की ही बात है कि बिल्कुल सम्मान लेने के एकदम आदी हम लोग हो चुके हैं। जो शौक़ है आपका, वो उन शौक़ के बारे में आप क्या कहेंगे? शौक़ तो मतलब अध्यात्म में शौक़ तो है हमारा, साहित्य में हो सकता है। साहित्य के लिए तो हम अवसर नहीं पाए। अच्छा। लेखन के लिए भी हमारे मन में ये थी उत्कंठा, तो उसे तो हम समझ लीजिए कि वकालत में ही हमने मिला दिया है क्योंकि इस पेशे में ही उन शब्दों का चयन हो जाता है। और जहाँ तक संगीत उंगीत की बात आपने कहा, कविता एक छोटी सी आपको सुना दे रहे हैं। एक व्यक्तित्व के बारे में है। अच्छा। कि वाटिका में भांति भांति के अनेकानेक पुष्प फूल जाते हैं निज गर्व और गुमान से, कोई कोई देवता के सिर पे विराजता है, कोई कोई टूट जाते हैं विरह बाण में, पांच पंखुड़ी की देह का भरोसा कौन करे, मिट जाना है इसे विधि के विधान में, पर बंदनीय पुष्प है वही जो छोड़ जाए बीज वसुधा में और सुगंध आसमान। मैं संगीत का कलेक्शन अपने पास किसी ज़माने में रखता था। किसी फिल्म का कोई ऐसा मार्मिक गीत जो है जो आपको बड़ा गुनगुनाने में अच्छा लगता है? तो समझ लीजिए कि मैं 38 साल की वकालत में कभी गाया नहीं। नहीं, ठीक है, उसको आप जिस भाव में प्रकट कर सकते हैं बताइए जो है। अच्छा, आपकी इच्छा है तो एक लाइन में सुना दे रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल सुनाइए। आंधी फिल्म का गाना है। अच्छा। तेरे बिना जिंदगी के कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। वाह, बहुत अच्छा जो है जीवन के तमाम सारे पहलुओं पर हम लोगों ने बात किया। और चलते चलते एक संदेश जो नए लड़के विधि व्यवसाय में आना चाहते हैं, उनके लिए कितना बेहतर यह क्षेत्र है, क्या कहेंगे आप? नए बच्चों के लिए हमारे अनुभव के आधार पर एक संदेश है कि अगर आप किसी गुरु के पास ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उसके प्रति 100% समर्पित रहिए, उससे सीखिए। एक दिन आपका समर्पण रंग लाएगा और कल का दिन आपका होगा। हर दिन आपको सीखना है। 38 साल की वकालत के बाद हम आज भी सीखते हैं। हमारे यहाँ सीनियर लॉयर भारती जी हैं, अश्विनी दुबे जी हैं, हनुमान दुबे जी हैं, जसवंत सिंह जी हैं। आपस में हम लोग शेयर करते हैं। संघर्ष, धैर्य और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पण अगर आपके अंदर है तो सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। और निरंतर आगे बढ़ने की प्रक्रिया ही जीवन है। जी। अगर मैं जयशंकर प्रसाद जी के पंक्तियों में मैं कहूँ जी, तो उसमें आया है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ प्रचंड दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रूपों ने सूर साहसी, राति सैन्य सिंधु में सुवाड वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। बहुत बहुत आपको धन्यवाद तिवारी जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया और इतने व्यस्ततम समय में से निकालकर आप यहाँ आए और
आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बात की। हम आपके श्रेष्ठतम भविष्य की कामना करते हैं। हम चाहते हैं कि जो जिस शिखर पर आप आरूढ़ हैं वो यथावत बना रहे और उसका अभिवर्धन हो और उसमें प्रगति हो और समाज के लिए आप निरंतर उपयोगी होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।